हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी पर। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए टारगेट बैच। इस बैच के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हम 2023 में जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको स्टडी करने वाले हैं। आज सेट नंबर 2 है, देखेंगे हम। आपको अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा गिवन कांटेक्ट नंबर दिया गया है। आप मेरे को यहाँ पर एक मिनट, आप मुझे इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। एसएससी एक बैच चल रहा है, तो एसएससी के रिलेटेड बैच आपका स्टार्ट हो गया है। आप इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पेपर सेट नंबर 2 है। डेट देख लीजिए थोड़ा सा, एसएससी सीजीएल 14/7/2003। बेटा, जैसा एग्जाम का गवर्नमेंट ने पेपर दिया था, जैसा गवर्नमेंट ने पेपर बनाया है, वैसा सेम कॉपी पेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। मैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करूंगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। बेटा, सिनोनिम्स बताना है आपको ऑफ द गिवन वर्ड हॉस्टाइल। अच्छा, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? शत्रुवत। क्या होता है? शत्रुवत, यानी जिसमें झगड़ालू हो, जो हमारा एनिमी हो। ठीक है। जो हमारा फो हो, फो का मतलब भी दुश्मन होता है। तो आपको इसका सिनोनिम बताना है बेटा। तो पहला ही वर्ड देखिए, अनफ्रेंडली। एक फ्रेंड का मतलब क्या होता है? मित्र होता है। और अनफ्रेंडली का मतलब क्या हो जाएगा? शत्रुवत। तो बेटा, इन दोनों का एक ही मीनिंग है। आपका फाइनल आंसर तो ए फॉर अमेरिका ही, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ड है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति। क्या होती है? किसी के प्रति अगर आपको बहुत ही ज्यादा लगाव है तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में? एम्पैथी। दूसरा वर्ड है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास में? सुखद ना। प्लीजेंट, प्लीजेंट एनवायरमेंट, प्लीजेंट वेदर, तो सुखद होता है, ये अच्छा लगे मन को। अच्छा, हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है? मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी। इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल में जाके भर्ती कर दिया। हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? मेहमान नवाजी। ठीक है। तो आपको आंसर मिल ही गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा मैं। देखिए, मेरा कोशिश ये है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको डिलीवर हो सके और इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिल सके। अगेन सिनोनिम पूछा गया है, तो रेडी जो वर्ड है उसका सिनोनिम आपको बताना है। रेडी का मतलब क्या रहता है? तैयार रहना। बहुत आसान पूछ लिया यार ये तो आपसे। शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर एंड इन एन ऑर्गेनाइज मैनर यूजिंग वेल इक्विप्ड टूल व्हाइल लिसनिंग टू द रेडियो। वे हमेशा क्या रहती हैं? तैयार रहती हैं। खाने में, किचन बनाने, खाने जब वो डिनर बनाने जाती हैं तैयार रहती हैं, और साथ ही साथ में वो रेडियो पे गाने भी सुनते जाती हैं। तो तैयार रहने का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा? थोड़ा सा वर्ड बताइए। क्या लिसनिंग, कोई गाना सुन रही है वो? क्या रेडी का मतलब लिसन होता है? नहीं। इक्विप्ड का मतलब होता है सुसज्जित। क्या होता है? सुसज्जित होता है। ठीक है। कैसे? जब क्रिकेट के मैदान में एक बैट्समैन या बॉलर जब उतरता है तो वो अपने पूरी इक्विपमेंट्स के साथ में सुसज्जित होकर जाता है ना। जैसे बैट्समैन जाएगा, ग्लव्स पहन जाएगा, हैंड सेफ्टी के लिए पहन जाएगा, ठीक है, हेलमेट लगा जाएगा, तो ये सब उसके इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ये भी फिलहाल इसका आंसर नहीं हुआ है। क्या चीजें ऑर्गेनाइज्ड है? रेडी का मतलब ऑर्गेनाइज्ड होता है, व्यवस्थित होता है? नहीं बेटा। प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है? तैयार रहना या तैयार करना। फिलहाल थर्ड इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूं। द फैक्ट। अब देखिए, इसमें भी क्या पूछा गया है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। देखिए, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? पहले वाले शब्द की जगह पर उसका दूसरा विकल्प, है ना। जैसे अगर मान लीजिए, अगर एक कंपनी है, कंपनी के अंदर वर्कर ए नहीं आ पा रहा, वर्कर बी उसकी जगह पे काम कर सकता है, उसी लेवल का या उसी के लेवल के जो रैंक होगी उस रैंक का बंदा काम कर सकता है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि ये भी एक सिनोनिम ही है बेटा, कुल मिलाकर। द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू। देखिए, सत्य बात यह है कि भगवान ने मानव को निर्मित किया है पर्सनल व्यू, यानी खुद के विचारों में, व्यक्तिगत विचारों में, बाय गिविंग हिम इंटेलेक्चुअल स्पिरिट। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता, यानी ब्रेन, दिमाग, माइंड। ठीक है। समझदारी, सेंस। ठीक है। ऐसी क्षमताओं से उसको अभिभूत किया है। एलिवेट हिम अबव द बीस्ट ऑफ द फील्ड, जिससे वो अपनी जानवरता यानी अमानवीयता से ऊपर उठ सके। भगवान ने बनाया तो सभी को ही है,
लेकिन जानवर को जानवर क्यों बनाया है? क्योंकि उसके अंदर 20 यानी जानवर वाला गुण है, रहम नहीं होती है जानवरों में, लेकिन मानव के अंदर क्या होता है, रहम का गुण ज्यादा। तो जो ह्यूमन जो बनाया गया है मानव संसार में, जो भगवान ने बनाया, उसके लिए क्या किया है भगवान ने? अपनी इमेज बनाई है। भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, हमेशा भला ही करता है। तो भगवान ने क्या किया है, खुद की एक इमेज बनाई है मानव के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी देख लेते हैं। ग्लोरी मतलब विजय, ये नहीं होगा। आइडिया विचार नहीं होगा। कैपेसिटी क्षमता, ये भी नहीं। नेक्स्ट नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ? मिस्टर खन्ना। अब आपको देखिए 3 क्वेश्चन तो अभी तक हो गए थे सिनोनिम के, अब आ गए एंटोनिम्स के। एंटोनिम्स मतलब माइनस, हर चीज आपको विपरीत बतानी है, उल्टे अक्षर बताने हैं। मिस्टर खन्ना इज क्वाइट डैश कैलॉस। कैलॉस का मतलब पहले समझ लीजिए, कठोर व्यवहार वाला, कठोर व्यक्ति है ना, जो बहुत ज्यादा रिजिड हो, इनफ्लेक्सिबल हो, है ना, इनफ्लेक्सिबल। ठीक है। टुवार्ड द विक्टिम्स ऑफ द अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक, विक्टिम्स का मतलब कौन होते हैं? जो ग्रसित हो, पीड़ित हो। किससे पीड़ित हैं? अर्थक्वेक से। तो मिस्टर खन्ना क्या है कि पीड़ित लोगों के प्रति या उनके खिलाफ या उनके उनकी ओर बहुत ही ज्यादा सख्त मिजाज है। कैसे हैं? सख्त मिजाज है। तो सख्त मिजाज तो होना नहीं चाहिए। अगर कोई पीड़ित है तो हमको कैसा उसको करना चाहिए, उसको कैसा ट्रीट करना चाहिए? हमको उससे विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। तो पहला वर्ड जो दिया हुआ है सिंपैथी, थोड़ा सा इसका मीनिंग मैं आपको बता दूं, सहानुभूति। क्या मीनिंग होता है सिंपैथी का बेटा? सहानुभूति। तो अगर कोई चीज सख्त होगी तो हमको क्या होना चाहिए? सहानुभूति। थोड़ा सा भी इसको होल्ड करके देखते हैं, बाकी को भी देखते हैं। रेशनलिस्टिक यानी तर्कवादी। ये कभी भी किसी चीज को मानता नहीं है जल्दी, पहले ये तर्क वितर्क करता है। ठीक है। अच्छा, अनसिंपैथेटिक का मतलब क्या हो जाएगा? कठोर, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की रहम दिली ना हो। नॉन डिप्लोमेटिक का मतलब क्या हो जाएगा? गैर राजनयिक, जो राजनीति में ज्यादा ध्यान नहीं देता है, नॉन डिप्लोमेटिक। अब देखो ये माइनस दिया हुआ है कठोर, अब आपको प्लस बनाना है, सिंपैथी। आंसर हो जाएगा बेटा ए फॉर अमेरिका, सहानुभूति। ठीक है, आपको कैसा होना चाहिए? सहानुभूति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए दोबारा से एंटोनिम्स आपसे पूछा गया है पेपर में, दिया गया है कंपेल्ड। अब कंपेल्ड का मीनिंग समझ लीजिए। कंपेल्ड का मीनिंग क्या होता है? ही वाज कंपेल्ड बाय एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप। कंपेल्ड का मतलब होता है किसी पे क्या करना है बेटा? दबाव डालना। क्या होता है? किसी पे हम लोग क्या करते हैं? दबाव डालते हैं, या किसी को प्रेरित करते हैं। प्रेरित करना या दबाव डालना। ठीक है, मजबूर करना भी कह सकते हो आप, यहाँ पर एक मजबूर करना भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये हमको डिसाइड करना होगा कि ही वाज कंपेल्ड बाय एवरीवन टू ज्वाइन ग्रुप। उसे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जाता है, यानी उसको प्रेरित किया जाता है ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तो पहला वर्ड दिया हुआ है इंड्यूस। क्या वर्ड दिया हुआ है बेटा? इंड्यूस। अब इंड्यूस का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से समझेंगे। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। अब थोड़ा सा सुनिए, मैंने यहाँ पे ऊपर क्या बताया? प्रेरित करना ये भी बताया और ये भी प्रेरित करना बताया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। कंपेल्ड में क्या होता है? कोई अदर पर्सन आपको मजबूर करता है। अच्छा चलिए यहाँ से प्रेरित वर्ड को ही हटा दीजिए, इससे नहीं तो कंफ्यूजन आपको क्रिएट रहेगा। इसमें कंपेल्ड में क्या होता है? आप किसी काम को मजबूरी से करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ये मजबूरी है, कंपल्शन है, कंपेल्ड। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद स्वतः ही प्रेरित हैं, खुद ही आप चाहते कि नहीं सर मेरे को तो पढ़ना है, मेरे को कैरियर सुधारना है, तब आप क्या होंगे? इंड्यूस होंगे। तो क्या होंगे आप? इंड्यूस होंगे। फिलहाल इसका आंसर ए फॉर अमेरिका ही है, पहला ही है। मैं बाकी भी बता देता हूँ। अगला वर्ड दिया हुआ है डेम्योर। डेम्योर का मतलब क्या होता है? आपत्ति। किसी चीज से अगर आपको आपत्ति हो तो क्या बोलेंगे आप? डेम्योर बोलेंगे। कन्फेंस्ड का मतलब क्या होता है? स्वीकारना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? धुंधला। अब ये धुंधला भी समझ लीजिए कैसा। कोई अगर मान लीजिए किसी ने कोई बात कही है, वो बात क्या है? धुंधली बात है। धुंधली बात से मतलब क्या? ज्यादा क्लियर नहीं बोला है, अस्पष्ट रूप से बोला गया, उसमें क्लैरिटी नहीं आई है, तो उसको हम क्या मानते हैं बेटा? ऑब्सक्योर्ड मानते हैं। ठीक है, कोई छिपी हुई बात हो। नंबर 6 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। आपको एंटोनिम बताना है। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन तो सिनोनिम के आए थे, अब ये 3 क्वेश्चन एंटोनिम्स के आए हैं। इसमें वर्ड पूछा गया हमसे, पास में हमसे पूछा गया है कि भाई एड्ज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, क्या पूछा गया है? एड्ज का मीनिंग क्या होता है। अब एड्ज का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। एडेज है यानी कहावत। क्या हो? कहावत होता है। डू यू नो द ओल्ड एडेज द शो मस्ट गो ऑन।
क्या आपने एक पुरानी कहावत सुनी है, द शो मस्ट गो ऑन, यानी समय को चलना ही है, जो होना है उसको तो होना ही है। तो अब ये जो कहावत है यानी कि ये एक मानक बात हो गई। ये क्या हो गया बेटा, मानक बात हो गई। इसको मैं बदल नहीं सकता हूं, यानी एक कंस्ट्रक्शन बन गया, उसको बदल नहीं सकता हूं। रिब्यूक का मतलब क्या होता है, डांटना। क्या कहावत का डांटना से कोई संबंध है, नहीं है बेटा। एडिक्शन मतलब लत हो जाना, लत पड़ना, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत होना। डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत होना। तो क्या हिम्मत होना कहावत से कोई मैच खा रहा है, नहीं, उल्टा बताना। देखिए एडेज में हो गया कहावत यानी कंस्ट्रक्शन, अब एक चीज क्या निर्माण हो गई है, निर्मित हो गई है, वो उसका मानक है भैया। मिसकंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको आप ये समझ सकते हैं, मिसकंस्ट्रक्शन को गलत समझना। क्या समझ सकते हैं, ऊपर वाली बात को तो हमने क्या करा, सही समझा, बिल्कुल कहावत मान लिया, मानक बात है भाई। लेकिन जो आंसर है हमको क्या बताना है, अपोजिट बताना है बेटा। इसलिए आप गलत समझना उसका मीनिंग लगाएंगे, मिसकंसेप्शन। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। Now if you see in the question number 7, they are going to ask you antonym of the given word. Optimist. Optimistic का मतलब क्या होता है, आशावादी। What do you understand by आशावादी? ऐसा व्यक्ति who has पॉजिटिव सेंस टुवर्ड्स प्रॉब्लम। कोई भी समस्या है उसको सकारात्मक देखता है। मान लीजिए रिजल्ट में फेल भी हो गया, तो ही बंदा क्या सोचेगा, कोई बात नहीं यार भाई, अब की बार मेरे 2 या 3 नंबर से मेरा रह गया, नेक्स्ट टाइम ये प्रॉमिस है भाई, मैं नेक्स्ट टाइम फोड़ दूंगा पेपर को, अगली बार तो ये पेपर मैं ही क्रैक करूंगा मैं। तो ये ऑप्टिमिस्टिक होता है। ऐसा बंदा कौन होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। अब इसको देखिए, आफ्टर द इंसिडेंट, यानी एक घटना होने के बाद, राधा प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, राधा ने अपने आप को तैयार किया, टू स्टे पॉजिटिव, वो कैसी रहे, पॉजिटिव रहे, इवन इन ग्लूमी डेज। ग्लूमी का मतलब क्या होगा, निराशा भरे दिनों में। अब सुनिए, ऊपर पूछा गया एंटेनिम, एंटेनिम बताना। ऑप्टिमिस्टिक का जस्ट अगर उल्टा देखेंगे तो ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब क्या होता है, निराश। क्या होता है, निराश। आंसर बेटा इसका थर्ड ही होगा। क्या बाकी चेक कर लें, स्टे का मतलब क्या होता है, निवास करना या ठहरना। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना कोई घटित हो गई। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। ठीक है, आसान आ गया था बेटा ये तो, है ना। अच्छा, एक और कभी कभार बेटा एक वर्ड और याद रखें ऑप्टिमिस्टिक का, कभी कभी हमारे एग्जाम में बोला जाता है पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक का क्या बन जाता है बेटा, पैसिमिस्टिक बन जाता है। मतलब यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ, पैसिमिस्टिक। ठीक है, ये ज्यादातर पूछा गया, ऑप्टिमिस्ट का पैसिमिस्ट। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो किससे बिलोंग करता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका आपको मीनिंग निकालना। अ पर्सन हु बिलीव द लॉ एंड गवर्नमेंट, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, न्यायपालिका में विश्वास रखता है। ठीक है, आर नॉट नेसेसरी, नहीं, उल्टा बोला गया है कि जिसको ऐसा लगता है कि न्यायपालिका आवश्यक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है वो भी समझ लेते हैं। देखिए पहला जो वर्ड है हमारे पास में, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, विरोधी। ये किसी विचारों का विरोधी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका शत्रु हो सकता है, कुल मिला के एनिमी हो जाए। ठीक है, फिर क्या बोला गया, एंटी क्राइस्ट। अब देखिए क्राइस्ट वर्ड सुना आपने, जीसस क्राइस्ट नाम सुना हुआ है, ईसा मसीह। जो भगवान ईसा मसीह के खिलाफ जो लोग खड़े होते थे, ईसा विरोधी, है ना, उनके विचारों के खिलाफ खड़े होते थे, उनको क्या बोला जाता है, एंटी क्राइस्ट बोला जाता है। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है बेटा, एडवर्सरी का मतलब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, आप विरोधी मान सकते हैं एडवर्सरी को भी, यहाँ पे विरोधी कह सकते हैं, ऐसी विपत्तियां भी कह सकते हैं। एडवर्सरी का मतलब विपत्ति भी होता है। ठीक है, अच्छा, एनार्किस्ट कौन होता है, ये क्या होता है, अराजकतावादी होता है। अराजकतावादी, ये न्यायपालिका को नहीं मानता, है ना। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई गैर कानूनी तत्व हैं जो सरकार के नियमों कायदों को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, कानून को नहीं मानते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एनार्किस्ट बोला जाता है। आंसर इज 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करूंगा। आप क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देखेंगे। बोला गया है टू किक द बकेट। टू किक द बकेट का मतलब पहले समझ लेंगे, ये एक आइडम पूछा गया है, इडियम यानी मुहावरे या कहावत पूछा। इसका मतलब क्या होता है, बीमार हो जाना या मृत्यु हो जाना। ठीक है, अभी फिलहाल देखेंगे इधर पे किससे आएगा, मृत्यु होना।
किक द बकेट का मतलब क्या होता है? मरना या मृत्यु होना। हैप्पी खुश हो जाना, नहीं बेटा। टू बी इल बीमार हो जाना, नहीं हो जाना। टू डाई, यही इसका फाइनल आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड, टू डाई। टू बी सैड मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, ये भी नहीं होगा। तो किक द बकेट का मतलब क्या होता है बेटा? मृत्यु होना। क्वेश्चन 10 पर आइए। आपसे पूछा गया है आइडम्स, है ना, मुहावरा पूछा गया है। मिस द बोट, अब मिस द बोट का मतलब आप ये समझ लीजिए, मिस द चांस। मिस द बोट का मतलब क्या समझ लीजिए आप? मिस द चांस, आपको कोई मौका मिला और वो मौका आपके हाथ से छूट गया, है ना, मौका हाथ से निकल जाना, निकल जाना। ठीक है। अब मान लीजिए एग्जाम दिया, सब कुछ सब ठीक है, आपने फॉर्म भी भर दिया, सब कुछ ठीक है, लास्ट टाइम पे आप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं पे नाम के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, नेम के अंदर कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अब साल भर मेहनत की थी, 365 डेज कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, ना जाने कितनी सारी चीजों को छोड़ने के बाद में वहां तक पहुंचे और वहां डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो गई, लौटा दी। तो इसको क्या बोलेंगे? मिस द चांस। टू बीइंग टू लेट, बहुत ज्यादा लेट हो जाना, नहीं बेटा। मिसिंग गुड मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पलों को मिस करना, नहीं बेटा। मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, देखिए बहुत शानदार वर्ड आया अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर, अवसर हाथ से निकल जाना, आंसर इज थर्ड। मिसिंग योर मीडियम ऑफ ट्रेवल, आप जिस माध्यम से ट्रेवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उस माध्यम को मिस कर देना, गुम हो जाना, नहीं बेटा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन 11 देखिए, अब आपसे क्या पूछा गया है 11 वाले के अंदर, आपको बेटा स्पेलिंग का करेक्शन करना है। क्या बताना है? स्पेलिंग का करेक्शन करना है, उसके अंदर इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना। तो थोड़ा सा देखूंगा मैं ध्यान से। द कलेक्टर पेड फ्लोरल, ठीक है, फ्लोरल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फ्लोरल यहाँ पे भी लिखा है। ट्रिब्यूट्स, तो देखिए यहाँ पर भी ट्रिब्यूट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ट्रिब्यूट्स लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊं, इसके अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ गया यार, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से नहीं है जैसा दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा ब्रेन खेला, ब्रेन वाला खेल है भैया। अरे बिल्कुल नहीं डरो बेटा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा सुनिए, फ्लोरल की स्पेलिंग ऊपर करेक्ट लिखी हुई है लेकिन ऑप्शन में गलत लिखी है। ट्रिब्यूट की स्पेलिंग ऊपर सही लिखी हुई है लेकिन ऑप्शन में गलत लिखी हुई है। टू द क्या बोला गया? स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी, स्टैच्यू की स्पेलिंग ऊपर लिखी हुई है सही, लेकिन यहां आंसर में गलत लिखी हुई है। ऑफ द महात्मा गांधी आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग। अब देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है। एक आपने वर्ड सुना है होस्ट, प्रोग्राम को होस्ट करता है यानी मेजबान, ठीक है, प्रोग्राम को होस्ट करते हैं ना, एंकर आते हैं, प्रोग्राम को चलाते हैं, सीक्वेंस बताते हैं कि अब ये एंट्री सॉन्ग है, ये वेलकम ड्रिंक है, ये हम मीडियम में रखेंगे या एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम है, तो वो होस्ट होता है। अब एक होस्ट क्या होता है बेटा? वो होता है झंडा फहराना, फ्लैग होस्टिंग। क्या होता है? झंडा फहराना, झंडा वंदन करना, झंडा फहराना। अभी क्या बोला गया है? होस्टिंग द फ्लैग। तो यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत दी गई है, आपको ये वाली झंडा फहराने की स्पेलिंग का यूज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्रिकी कहूंगा, प्लीज बेटा आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहें पेपर में। ये आएंगे इस तरह के क्वेश्चन और आ रहे हैं, मैं कोई मिलावट नहीं कर रहा हूं। देखो ये जैसा डेट दिया हुआ है 14/7/2023, ये आया क्वेश्चन है, वही मैंने आपको कराया। प्लीज आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखेंगे और गारंटीड है सिलेक्शन जरूर होगा। होता है सिलेक्शन, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, होता है ना। पानी भी गिरता है तो पत्थर को क्या कर देता है? तोड़ देता है, थोड़ा थोड़ा करके काट देता है। चलिए अब दोबारा से क्वेश्चन को उतना सारा मत पढ़िए, केवल इतना तो देखिए भाई, इनकरेक्ट स्पेलिंग दोबारा से देखिए, फिर से चेक करेंगे हम लोग क्या स्पेलिंग के अंदर दिए गए जो पोर्शन है वो करेक्ट है या फिर जो दिए गए पोर्शन में कहीं ना कहीं पे दिक्कत है। तो वो मैं सारी की सारी चीजों को मैं चेक कर लेता हूं एक बार। पहला वर्ड देखिए स्पॉन्टेनिटी, अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है? सहजता, किसी भी काम करने की जो सहजता होती है, स्पॉन्टेनिटी होती है। इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पीकर इन एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर का मतलब क्या होता है? एक्सटेम्पर का मतलब होता है बेटा बिना तैयारी का भाषण, यानी तात्कालीन भाषण। तात्कालीन का बना हुआ है बेटा, तात्कालीन भाषण। क्लास के अंदर आपने एंट्री करी और फर्स्ट डे था, टीचर ने बोल दिया चलो सुनाओ, चलो भाई आप योगा एंड एक्सरसाइज के ऊपर टॉपिक सुनाइए, तो वो एक्सटेम्पर स्पीच हो गई, बिना तैयारी के भाषण हो गई।
तो बोला गया है कि एक वक्ता को जब तत्कालीन भाषण दिया जाता है तो उसको उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है। द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज। उस समय क्या होता है, उसके दिमाग के ऊपर क्या होता है, बहुत ज्यादा उसको मंथन करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। एंड गिव स्पीच इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियसली का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज को तत्काल में स्पीच देनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैंने सारे वर्डों का मीनिंग बता दिया, इसका भी मीनिंग बता दिया, इसका भी बता दिया, इसका भी बता दिया। मेन चीज है स्पेलिंग को लेकर एरर है। ऊपर जो स्पॉन्टेनिटी की स्पेलिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसका जो सही आंसर होगा बेटा सी फॉर कलकत्ता इज अवर फाइनल आंसर। आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग क्या है, इनकरेक्ट थी। तो कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट थी, स्पॉन्टेनिटी की इनकरेक्ट थी, सही लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्या कह रहा है, ये आपको बता रहा है सब्स्टिट्यूट बताना है। जो भी वर्ड दिया गया है जिसको अंडरलाइन किया गया है उस अंडरलाइन वर्ड का सब्स्टिट्यूट बताना है। लिखा हुआ है वांट्स टू बी। यहां पर बेटा एक ही चीज फॉलो करेगी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, और इफ वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट देन वर्ब शुड बी प्लूरल। इफ यू सी ओवर हियर वी हैव टू सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट वन इज बॉय एंड द सब्जेक्ट टू इज द टीचर। When we combine the two subject, it will become plural subject. क्या बन जाएगा बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल ही आती है। तो चलो चेक करते हैं एक बार। अच्छा, आधे बच्चे तो ये समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि सर वर्ब में तो एस लगा है, सर वांट्स में तो सर एस लगा हुआ है, तो सर इसको तो सर प्लूरल होना चाहिए। नहीं बेटा, जब वर्ब में कभी भी एस, ईएस या आईईएस लग जाता है तो उस वर्ब को इंग्लिश में सिंगुलर माना जाता है। उल्टा होता है। जैसे बुक है, बुक एक नाउन है, बुक में एस लगाओगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, यानी एस लगाने पे नाउन हो जाता है प्लूरल। लेकिन वहीं अगर वर्ब में एस लगाया जाएगा तो वर्ब हो जाती है सिंगुलर। अभी फिलहाल हमको प्लूरल वर्ब चाहिए वांट, तो प्लूरल वर्ब देखिए कहाँ कहाँ पे। अच्छा, वांट टू विन, ठीक है, ये भी प्लूरल वर्ब है। वांट्स टू विन ये नहीं होगा। अच्छा, वांट विन, वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर विन भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक साथ नहीं आ सकता। और वांट टू वॉन्ट ये भी नहीं आ सकता। वांट के साथ में टू आया है और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमारा अवर फाइनल आंसर इज वन। ठीक है, इजी आया है। देखिए सीजीएल ने इतना इजी क्वेश्चन दे दिया है, उस सत्र में जो बच्चे बैठे होंगे ना उनको तो हलवा क्वेश्चन था उनके लिए। हाँ भाई जवानों, अब आगे देखिए, नो एरर आ गया। आफ्टर नोइंग डैश और नोइंग द ट्रुथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। जूरी कौन होता है बेटा, न्याय दल होता है। जूरी कौन होता है, न्याय दल। जजेस का बेंच होता है, बेंच ऑफ जजेस, जिसमें कम से कम 4 से 5 जज बैठते हैं और फिर न्याय करते हैं। तो आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, सत्य जानने के बाद में, देखिए आफ्टर के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है। वैसे तो वर्ब नो के साथ में आईएनजी नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो लगा रहे हैं, ठीक है। ट्रुथ जो है बेटा वो क्या है हमारे पास में, एक आपके पास में ये कहें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है ये, सत्य आ जाएगा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमेशा दा का यूज होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा, ये नोइंग द ट्रुथ करना। क्या करना पड़ेगा, नोइंग द ट्रुथ, आपको द आर्टिकल जोड़ना। आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज, वह हमेशा मेरे को याद दिलाती है। शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज, अब वो किस चीज का याद दिलाती हैं वो भी देख लेते हैं। दैट आई डैश टू, क्या बोल रहा है वो, दैट आई डैश टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल, कि मुझे थोड़ा सा और ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। पहले देखिए वर्ब, पैरेलल कंस्ट्रक्शन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी फिफ्थ फॉर्म मान लीजिए, ऐसे यस लग जाता है तो फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस ही आना चाहिए। हैड पास्ट टेंस से नहीं होगा। अच्छा, हैज, क्या आई के साथ में हैज आता है क्या, कभी नहीं आएगा। अच्छा, आई के साथ में मस्ट, मस्ट आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि थोड़ा सा मुझे और केयरफुल होना चाहिए था। तो ये जो सिचुएशन है इसमें वो क्या कर रहा है कि एडवाइस केस है, हैव टू आएगा, मस्ट का यूज नहीं होगा। देखिए मस्ट के बाद में कभी भी टू नहीं आता है, आपको मालूम है ना, मस्ट के बाद में टू नहीं आता, तो मस्ट तो आ नहीं सकता, लेकिन हैव टू आ सकता है। देखिए कैसे, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वन। कोई भी काम जैसे करना पड़ता है, ठीक है, तो वो किस सेंस में आता है, हैव टू के सेंस में आता है, ठीक है। करना है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्या होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा और केयरफुल होना है,
थोड़ा सा और आपको सजग बनना पड़ेगा। अब भैया देखिए फ्री हिट वाले क्वेश्चन आ गए, एक्टिव पैसिव वॉइस। बेटा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा मत पढ़ो, मत लगाओ इतना ज्यादा दिमाग। अभी आपको लूसेंट का जीके भी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स की बुकें इतनी मोटी मोटी, कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा। अरे भैया प्रीवियस ईयर चले जाओ 3 साल का या 5 साल का, सीधा उसमें जितने आए हैं एक्टिव पैसिव वॉइस दो वो देख लो। वो भी नहीं कर पाओ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो मेरे साथ में देख लो भैया, मैं क्या बता रहा हूँ वो देखो। पेपर में एक कंस्ट्रक्शन याद रखो, एक्टिव वॉइस में आता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, पैसिव वॉइस बनाते समय आता है वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है वर्ब, सॉरी वाज और वर्ब। एक बता दो तो देखिए वर्ब और क्या जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये वर्ब लिखा। अब दिया क्या है एक्चुअली, हम स्कूल डेज में क्या करते थे कि एक्टिव से पैसिव जाते थे, लेकिन अब इसमें क्या दे दिया, उल्टा कंस्ट्रक्शन है, पैसिव से एक्टिव में जाए। तो बस ज्यादा मत सोचो, क्वेश्चन मार्क लगा है। अब देखिए जब वाजवार आ गया, एक मिनट चेंज हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर सेकंड फॉर्म आती है तो अफर्मेटिव में आती है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो डिड पहले आता है। अब बस ये देखिए कि डिड कहां पर आ रहा है, वाज या वर्ब किसमें बदलता है, डिड में बदलता है। हो गया आंसर, ज्यादा सोचना ही नहीं है, बस यही है सीधा। दो चीजें याद रखो, सेकंड फॉर्म आ जाए, डिड आ जाए तो वाज वर्ब के अंदर बदलता है, क्योंकि वाज वर्ब पहले आ जाता है कभी कभी इंटेरोगेटिव में, तो डिड भी क्या आ जाता है, पहले आ जाता है। बस क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसको बोलेंगे न्यू पैटर्न। क्या बोलेंगे, न्यू पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, 2023 के अंदर ये नया पैटर्न आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये जो गिवन सेंटेंस है इसके अंदर कुछ छिपी घटना है। वो कैसे, देखो, आइडेंटिफाई हाउ यू विल स्पीक एवरीवन इफ, पता करिए कि यदि आप हर किसी को बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक इन पैसिव वॉइस। तो देखो बेटा क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है, लेकिन कितने सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताना है, द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब सर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, आइडेंटिफाई यू विल आस्क एवरीवन इफ, पेपर में यहाँ इफ दिख जाए ना तो समझ लेना उससे पहले सब कचरा लिखा हुआ है। इन पैसिव वॉइस दिख गया, ये समझ लीजिए इसकी जरूरत नहीं है, हमको एक पॉइंट मिल गया कि गिवन सेंटेंस का पैसिव वॉइस हमको बनाना। अब देखो यहाँ पर वाज वर नॉट आ रहा है और आईएनजी आ रहा है, एक बार मैं एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला बनाऊंगा, आप उसी को फॉलो कर लीजिए। वाज वर आ गया और देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसमें आईएनजी लगा हो। पैसिव वॉइस बनाते समय बेटा आप क्या करोगे, वाज वर की जगह वाज वर रहेगा। ठीक है, फोर्थ फॉर्म की जगह पे बेटा क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा आपका। और ये जो है बीइंग के साथ में हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म। ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो किसमें बदला है, इसमें बदला, और बीइंग के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म। अब ढूंढना चालू करो जल्दी जल्दी, क्या सेंटेंस इंटेरोगेटिव है ऊपर वाला, नहीं है बेटा, तो इंटेरोगेटिव वाले तो कैंसिल कर दो। देखो क्वेश्चन मार्क लगा, ये नहीं होगा, अरे रुको रुको जरा रुको, विल आस्क है बेटा, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव ही क्या है बेटा, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में ही पूछा। आप देखो वाज या वर और बीइंग किस में आ रहा है, वर द बुक्स नॉट बीइंग रीड, ये रही थर्ड फॉर्म। ठीक है भैया, यहां पर देख लेते हैं, सारी चीजें मिल रही हैं। अच्छा एक चीज मिस हो रही है, क्या मिस हो रहा है बताइए, ऊपर नॉट लगा हुआ है यहाँ पर, पेज बार बार क्यों कट रहा है भाई, रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ, बच्चों को पढ़ाने तो दो, नहीं पढ़ाने दोगे, ये कंप्यूटर महाराज रुक जाओ, थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाने दो। देखिए इसका जो अगर आप आंसर करोगे प्रॉपर 17 वाले का, तो अगर आप प्रॉपर मैच करते हो तो पहला वाला ही सारा का सारा कंस्ट्रक्शन को मैच करके दिया। ठीक है, वर आ गया, वर द बुक्स नॉट, नॉट के बाद में बीइंग आ रहा है, रेड बाय द चिल्ड्रन, यही इसका फाइनल आंसर बनता है। बाकी अगर आप चेक करोगे तो नहीं बनेगा। देखिए वर के साथ में द बुक आ गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये गलत हो गया। वर के साथ में द बुक आ गया, बीइंग आ रहा है, लेकिन नॉट नहीं आ रहा है। देखो ऊपर क्वेश्चन में नॉट दिया है ना, तो आंसर में भी नॉट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे फोर्थ वाला, देखिए वर द चिल्ड्रन रीडिंग बुक, इसमें बीइंग ही नहीं आ रहा, ये तो गलत हो गया, तो एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर 18। देखिए अब ये इसको आप बोलेंगे सबसे टफेस्ट वाले पार्ट में से। इसके लिए बेटा आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ना केवल आपको वोकैब अच्छी होनी चाहिए,
आपकी सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन करने का तरीका है वो भी अच्छा होना चाहिए, है ना। आपको सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस प्रॉपर आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी चीज बाद में आएगी, तभी आप इसको बना पाओ। इसको सॉल्व करते समय इसका सबसे पहला ऑप्शन देखा करो। देखिए पहले वाले ऑप्शन में बी से शुरू हो रहा है, दूसरे वाले ऑप्शन में डी से शुरू हो रहा है, और तीसरे वाले में ए से शुरू हो रहा है, ठीक है, और वहीं फोर्थ वाले में डी से शुरू हो रहा है। यानी ऑप्शन में सी वाले पार्ट से तो शुरू हो ही नहीं रहा। तो सी वाले को तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, सी वाले पे आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं। आपको जो दिमाग लगाना है वो कौन सी वाली कंस्ट्रक्शन पे लगाना है बेटा, कंस्ट्रक्शन नंबर बी पर। आपको बी या डी में से किसी पे दिमाग लगाना, तो देखेंगे। तो पहला हम ये चेक कर लेते हैं क्या बी वाली कंस्ट्रक्शन से हमारा आंसर बन पा रहा है। बी से अगर चेक करेंगे, मैनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्री विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इन वन वे। देखिए कई सारी ऐसे जो विकसित अंडर डेवलप्ड, मतलब अभी विकसित हो रहे हैं, पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जो इकोनॉमी है, जो धन संपत्ति जो चीज है, अर्थव्यवस्था है, उसको वो एक तरीके से प्रमोट करते हैं, और द अदर, या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, या दो तरीके हो सकते हैं, या एक ही सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं, शेयर मार्केट, या म्यूचुअल फंड, है ना। तो इस तरीके से इकोनॉमी को कर रहे हैं। नो मैटर वेदर, भले ही, नो मैटर वेदर का मतलब क्या होता है, भले ही दे रिसीव सब्सटेंशियल आउटसाइड एड, भले ही उनको बाहरी रूप से, आउटसाइड एड का मतलब क्या हो गया, बाहरी रूप से उनको कोई सहायता मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, विशेष सहायता मिल रही हो या नहीं, ठीक है। ये चलो मैं समझ पा रहा हूं, यहां पर इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर मैंने बी वाला ठीक है लग रहा है मेरे को, अब बी के बाद में थोड़ा मैं डी वाला पढ़ के देखता हूं। द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड देखिए, यहाँ पे दैट आ रहा है ना, दैट डेवलपमेंट। अब दैट का यूज पता है कब होता है, जब कोई घटना एक पहले हो गई है। कैसे, दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर पेन, वो आपका पेन है। पहले एक घटना प्रेजेंट में हुई है, फिर एक घटना क्या हुई है, बाद में हुई है। तो यानी कि ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को बता रहा है। किसको बता रहा है, पुरानी अंडर डेवलप्ड कंपनी की जो डेवलपमेंट हुई है, ये उसको दर्शा रहा है। दैट डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट, जो पुरानी कंपनीज में हुई है, जो अभी चर्चा कर रहे थे हम उसकी। However, it's likely be strongly influenced by the types and amount of ad available. भले ही ऐसा भी माना जाता है कि ये जो कंपनीज है जिनकी डेवलपमेंट हुई है, ये इन्फ्लुएंस्ड हुई हो, प्रभावित हुई हो, जैसा हम लोग प्रभावित होते हैं। अदर कंट्री ने एरोप्लेन बना लिए अच्छे अच्छे, तो हम उससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होकर हमने बनाना चालू कर दिया। तो बी के बाद में डी आएगा, ये बात कंफर्म है। अब उसके बाद में ए आ जाएगा। देखिए जब हमने सारी चीजें बना ली, तो अब उसका आउटकम आएगा, यानी रिजल्ट आएगा। द आउटकम इज मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल इफ देयर इज सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड एंड देन इफ दे आर। देखिए उसका आउटकम ऐसा भी हो सकता है, बाहरी सहायता मिलेगी तो भी। देखो इंडिया ऐसा कंट्री है, अदर कंट्री हेल्प करे या ना करे, वो ग्रोथ करेगा ही करेगा, है ना। पॉपुलेशन में सबसे आगे पहुंच गए हैं हम लोग, चाइना को हरा दिया है, अब तो ग्रोथ करेंगे ही हम लोग। अरे तो ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए, और उसके बाद में ऑप्शन सी देखिए, बाई सब्सटेंशियल एड, ये जो सहायताएं मिल रही थी, आई मीन नॉट ओनली लार्ज अमाउंट ऑफ द टेक्निशियल असिस्टेंट बट आल्सो द कैपिटल। इसके अंदर दोनों बातें बोली गई हैं, प्लस बात ये बोली गई है, सहायता मिलती है तो भी हम डेवलपमेंट करेंगे, सहायता नहीं मिलती है तो भी डेवलपमेंट करेंगे। तो कुल मिला के वी आर इंडियन, और हम डेवलपमेंट के लिए ही बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल। थोड़ा सा उसको फिर पढ़ेंगे, डाउट आए दोबारा से वीडियो को देखिए, फिर भी डाउट आता है, व्हाट्सएप नंबर रहेगा मेरा, आप कभी भी मेरे को उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते, ठीक है। चलिए अब अगेन आ जाएंगे क्वेश्चन, पैराग्राफ नंबर जो है 19 नंबर क्वेश्चन पर आ जाएंगे। एक भयानक सा, डरावना सा पैराग्राफ आपके सामने प्रेजेंट है बेटा। और अब इस कंस्ट्रक्शन को देख लीजिए क्या दिया गया। S1 दिया गया, यानी सेंटेंस की शुरुआत बता दी गई है, और S6 दे दिया गया, सेंटेंस का एंडिंग बता दिया गया, ठीक है। और ये होते हैं माइंड ब्रेकिंग और लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा खा जाते हैं वहां पे पेपर में। तो देखिए अगर मेरे को ऑप्शन 1 देखूं, एस से शुरू हो रहा है, ऑप्शन 2 पी से शुरू हो रहा है, ऑप्शन 3 क्यू से शुरू हो रहा है, और ऑप्शन 4 आर से शुरू हो रहा है। यदि मुझे पहला वाला सेंटेंस मिल गया तो इसका मतलब मेरे को पूरा सेंटेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है, न्यूज पेपर स्पेशली ऑफ द पॉपुलर वेराइटी एम टू डू टू थिंग्स, टू इन्फॉर्म और एंटरटेन।
जितने भी अच्छी वेराइटीज के न्यूज़पेपर होते हैं उनके दो ही काम होते हैं, एक तो खबर अच्छी देना, दूसरा एंटरटेनमेंट अच्छा। अब जरा मैं पी वाले क्वेश्चन को पढ़ता हूं। एंटरटेनमेंट में बी principally found in the center of the page of the newspaper. Some features articles and in some local news stories also. देखिए जो एंटरटेनमेंट वाला जो कॉलम होता है वो क्या होता है, पेज न्यूज़पेपर के सेंटर पेज पर होता है। 18 पेजेस का न्यूज़पेपर है या 19 का या 20-21 का, उसमें बीच में 10, 11, 12 पर कहीं ना कहीं पर एंटरटेनमेंट है। क्यू वाले को पढ़ लेते हैं, द प्रिंसिपल एम। अब अचानक से उद्देश्य की बात आ गई है, भैया पहले बता तो दो किस उद्देश्य की बात कर रहे हो, पहले सामने विजन तो क्लियर कर दो, पहले बता तो दो सर एसएससी सीजीएल का पेपर है, बता तो दो कि डेट कितनी डली हुई है, ये तो बता दो सर कौन सी शिफ्ट का है, तभी तो हम टारगेट कर पाएंगे। तो अभी प्रिंसिपल एम की चर्चा ना करो, क्यू वाले से तो सेंटेंस शुरू नहीं हो। मोस्ट न्यूज़पेपर आर पब्लिश डेली एंड द न्यूज रिपोर्ट मस्ट टेक श्योर दैट दे हैव अप टू द मिनट। अच्छा, ज्यादातर न्यूज़पेपर क्या होते हैं, समय पर पब्लिश होते हैं, डेली पब्लिश होते हैं और उनको समय पर पहुंचना चाहिए। थोड़ा सा आर को मैं होल्ड करके रखूंगा, मैं आर से बनने की संभावना। इन देयर न्यूज, अब देखिए देयर न्यूज मतलब इसका मतलब कोई ना कोई चर्चा हुई है। देयर का मतलब क्या, उनकी खबरों में। मान लीजिए बच्चों ने तैयारी की और उनका रिजल्ट काफी देर बाद में आया या उनका रिजल्ट तत्काल आ गया। तो किनका रिजल्ट, बच्चों की तैयारी का रिजल्ट, इसका मतलब तैयारी पहले की गई है, देर बाद में आएगा। यहाँ पर बेटा देर से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, एस से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, पी और आर में से मैं चेक कर लेता हूँ। मेरा जो आंसर लगना चाहिए ऑप्शन 2 लगना चाहिए। मैं एक बार इसको अच्छे से सोल्यूशन करके बताता हूँ क्यों मैं ऑप्शन 2 लगाना। इसको एक मिनट में पूरा हटा दूँ मैं यहाँ से, एडिशनल इन्फॉर्मेशन टिक लगे हुए इनको हटा दूँ। अब पढ़ता हूँ मैं। बोला गया इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट देना था, फिर उन्होंने एंटरटेनमेंट के बारे में बताया कि एंटरटेनमेंट क्या है, प्रिंसिपल होता है, इसके अंदर मेन मुद्दा होता है जिसकी वजह से लोग न्यूज़पेपर देखना पढ़ना पसंद करते हैं। टी के बाद में क्यू रखा है, द प्रिंसिपल एम ऑफ द शॉर्ट न्यूज रिपोर्ट ऑन द फ्रंट न्यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन। देखिए पहले एंटरटेनमेंट के बारे में चर्चा कर दी कि ये मिडिल पेजेस पे होता है और जो इंफॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट वाली वो कहाँ पर होती है बेटा, वो पहले वाले पेज पर होती है। वो कहाँ पर होती है, पहले वाले पेज पर होते हैं। अब आप ऐसा मत समझ लेना सर पहला वाला पेज पहले लगा दीजिए क्यू आ जाएगा, बाकी को भी तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। अब आ गया आर, मोस्ट न्यूज़पेपर आर पब्लिश। पहले तो देखिए इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट की बात कर दी, ये मैटर होता है। अब वो न्यूज़पेपर के पब्लिकेशन की बात हो रही है कि सारे जो न्यूज़पेपर होते हैं वो क्या होता है, टाइम टू टाइम पब्लिश होते हैं। अब देखिए क्या बोला गया, इन देयर न्यूज रिपोर्ट दे विल एम टू क्रिएट सेंस immediacy and convey the impression that they have rushed to the news reader that the information contained in very little. The reporters is also visit to create the sense of authenticity that their news is accurate and genuine. पहले दो चीजें, इंफॉर्मेशन आएगी, एंटरटेनमेंट आएगा। फिर एंटरटेनमेंट बीच वाले पेज पर आएगा, इंफॉर्मेशन पहले वाले पेज पर आएगी। उसके बाद में न्यूज़पेपर टाइम टू टाइम आपके घर पे जाएगा। उसमें भी ये रहेगा कि भाई सबसे पहले न्यूज़पेपर मेरे पास आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना जो न्यूज़पेपर एडिक्शन होते हैं, रीडर होते हैं, न्यूज़पेपर रीडर होते हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि बस सुबह 5 बजे न्यूज़पेपर मिल जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मैं बढ़ूंगा। 20 वाला क्या कह रहा है उसकी एक बार चर्चा कर लेता हूँ। 20 में भी अगेन पहले ऑप्शन चेक कर लो यार, बी, ए, सी और डी। पहला वाला मिल गया तो पूरा खेल हो। अच्छा, ड्यूरिंग समर, समर के दौरान ये बोल रहा है। आई एम स्पेशली, देखिए सबसे पहले कभी भी बेटा ऐसी घटनाएं होती है, सबसे पहले पास्ट होगा, फिर प्रेजेंट आएगा और फिर फ्यूचर आएगा। ये बात ध्यान रखो। तो पास्ट की घटना देखिए कहां से शुरू कर सकते हैं, लास्ट समर से। इसमें एक वर्ड मिल रहा है लास्ट समर और यहाँ पे मिल रहा है ड्यूरिंग समर। तो ड्यूरिंग समर का मतलब क्या है, प्रेजेंट में अभी चल रहा है, समर के दौरान। लास्ट समर मतलब पिछली पिछली गर्मियों में। लास्ट समर आई स्पेंट मैनी डेज इन द गार्डन वॉचिंग द थाउजेंड्स ऑफ एंड crawling up to the trunk of my peach tree. पीच ट्री का मतलब क्या होता है बेटा, सतालू। सतालू का मतलब समझ सकते हैं आप, एक आंडू खा का पेड़ होता है, सतालू का पेड़ होता है, एक फल होता है पीच, है ना, उसका पेड़ होता है। तो लास्ट टाइम पे मेरे गार्डन में एक पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ जो पीच का जो पेड़ लगा हुआ था उसके ट्रंक का मतलब क्या होगा, ये तना, उसका जो तना है उसके ऊपर कुछ चींटियां क्या कर रही हैं, एंट क्या उसके ऊपर रेंग रही थी, क्रॉल कर रही थी। ठीक है, मेरे को ये कंफर्म हो गया कि डी से सेंटेंस शुरू होगा। फिलहाल मैं आंसर 4 ही लगा देता हूँ, चेक कर लेता हूँ क्यों है, द ट्री। अब देखो बेटा
ट्री से पहले दा क्यों आया है? क्योंकि उसी ट्री की बात हो रही है। किस ट्री की बात हो रही है? पीच ट्री की बात हो रही है। कौन से वाले पेड़ की बात हो रही है बेटा? ये जो पीच ट्री है इसकी बात हो रही है। जब किसी पेड़ की पहले चर्चा हो गई, उसकी चर्चा दोबारा की जाए तो दा का यूज। द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट द वार्म वॉल ऑफ द शेल्टर साइड ऑफ द हाउस। वो जो पेड़ था, घर के पास में कोई दीवार होगी, उस दीवार के पास से लगा हुआ था, और जिससे उस पेड़ से उसको सुरक्षा मिल रही थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला वाला क्या कह रहा है। उसके बाद में सी के बाद में आता रहा है बी। अब बी में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट। मुझे उसके ऊपर बहुत गर्व था, यानी पसंद था। नॉट ओनली, ना केवल बिकॉज ऑफ इट सर्वाइवल सेवरल विंटर, बट बिकॉज इट ओकेशनली प्रोड्यूस द लुशिशियस पीचेस, यानी सुस्वाद, जिनमें बहुत ज्यादा स्वाद हो, स्वादिष्ट हो। वो क्या करता था ऐसे, ये जैसा आपने, अरे यार क्या बोले उसको, आलू बुखारा, आलू बुखारा भी बोलते हैं ना, आलू बुखारा, या मीठा फल होता है, सेब के जैसा फल होता है बेटा ये पीच, है ना। आलू बुखारा कह सकते हैं, सतालू कह सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोला जाता है। आंडू का पेड़ भी बोला जाता है बेटा इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो लुशिशियस वर्ड है मतलब स्वादिष्ट। तो क्या होता था, घर के पास में पेड़ लगा हुआ है। अच्छी बात तो ये थी कि मुझे उसको देखकर बड़ी खुशी होती थी, बहुत प्राउड फील होता था कि मेरे घर के पास में ही है। और दूसरा, मौसम जब आता था उस पर तो वो कई बार मेरे को अच्छे फल देता था, स्वादिष्ट। ड्यूरिंग द समर आई नोटिस द लीव्स ऑफ द ट्री वर बिगनिंग टू वीक। लेकिन मैं ये नोटिस करता था कि सर्दियों में तो फल आ रहे हैं, लेकिन गर्मियों में क्या होता था, उसकी पत्तियां कैसी हो जाती थी, मुरझा जाती थी। तो बेटा पहले पेड़ में फल आएंगे, फिर बाद में मुरझा। ऑप्शन डी इज फाइनल। जल्दी जल्दी करूंगा बेटा, काफी लंबा लेक्चर होता है। देखिए बेटा, अभी हमारे पास 5 क्वेश्चन बचे हैं, इनको देखते हैं। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ। सन क्या है? स्टार, एक तारा है। किसके सेंटर में है जल्दी बताइए? द सोलर सिस्टम। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? दा आ जाएगा। फाइनल आंसर दा आ जाएगा। सोलर सिस्टम से पहले दा आता है। ठीक है, दूसरा देखिए, सोलर सिस्टम से पहले दा लगा दिया हमने, उसके बाद में क्या बोल रहा है, सेकंड वाला देखते हैं। इट इज अ नियरली परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा। ये क्या है? एक गेंद की तरह है, आग की गेंद की तरह है। द सन हैज इंस्पायर्ड अस सिंस द एंशिएंट टाइम। सूरज ने हमको प्राचीन समय से बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, प्रेरित किया है। इट इज द सेंट्रल टू द मैथोलॉजी। मैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? पुराने जो काव्य होते हैं, पुराने जो ग्रंथ होते हैं, जिनके अंदर पुरानी कहानियां होती हैं, उन पितान देव ग्रंथ जो होते हैं, उनके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। रीजन, धर्म के अंदर भी उसका एक विशेष स्थान है। डैश अराउंड द वर्ल्ड, पूरे अराउंड, पूरे संसार के बीच में। अच्छा, 22 वाला ऑप्शन लगाना था, 22 वाला। तो 22 वाले का ऑप्शन देखिए, प्रोसेस था, टाइप्स होगा, या सीन्स होगा, या कल्चर होगा। तो बेटा पूरे संसार में जितने भी कल्चर है लगभग वो दो ही चीज पे डिपेंड है, सन और मून, वो ही दिखाई देते हैं। अभी हमारा 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। कल्चर में भी लिखा गया है ना इसके बारे में। 23 देखिए, अराउंड द वर्ल्ड इट कीप्स अवर प्लानेट वार्म। हमारे प्लानेट को गर्म रखता है। इवन फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो, वो गर्म रखेगा प्लानेट को। अगर विटामिन डी मिलेगी तो पेड़ पौधे भी उगेंगे। इट गिव्स अस लाइट, वो हमको रोशनी देता है, सो वी कैन सी, ताकि हम देख सकें। इट इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी है, वो क्या है? डैश ऑफ एनर्जी। क्या है वो? एनर्जी का क्या होता है? हमेशा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है बेटा। एनर्जी का क्या होता है? सोर्स होता है। जेस्चर तो क्या होता है? जैसे हाथ पांव के हाव भाव नहीं होगा। सिंबल भी नहीं है भैया, सिंबल ऑफ एनर्जी नहीं। सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ सही रहेगा। कंट्रोल ऑफ एनर्जी भी नहीं होगा। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अवर लाइफ ऑन अर्थ, इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड। देखिए यहाँ पर एक डिग्री वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आपने पॉजिटिव डिग्री, अरे सोनू 2 मिनट रुक जा बेटा, पढ़ा लेने दे, फिर कर लियो जो करना है। एज पॉजिटिव डिग्री एज, तो देखिए एज आ गया, पॉजिटिव डिग्री आ गया। अब दोबारा से मेरे को क्या चाहिए? एज चाहिए। एज पॉजिटिव डिग्री एज आएगा बेटा, आंसर हमारा 4। ठीक है, एज द अर्थ। इफ देयर वर नो सन, अगर सूर्य नहीं होगा, मैनी थिंग्स वुड ऑकर लाइक वुड नॉट ऑकर लाइक फोटोसिंथेसिस और द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर भैया सूर्य नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमको, विच वुड हैव कॉज टू नो डैश ऑफ लाइफ। और मानवता का क्या नहीं रहेगा? एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, उनका जीवन स्थायी नहीं रहेगा, है ना।
स्किल नहीं होगा, एंड नहीं होगा, एन्चेंटमेंट मतलब आकर्षण, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये मैंने हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से कंफर्म कर दिया है, आपको डाउट नहीं आना चाहिए, जो सोल्यूशन होना चाहिए वो कर दिया है मैंने। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है सर ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ में कुछ नया कंटेंट लेकर आते हैं, तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है बेटा, और कोई भी डाउट है तो मेरा यही जो है आपका जो मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है, ये वाला, एक मिनट, फ़ोन नंबर दिया गया है, आप इस पर मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बेटा इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो इन द क्लासरूम। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।